फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे CSF एक्ट एंड रूल के पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के बारे में। इससे पहले एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968। तो दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। पहले हमने जो डिस्कस किया था वो अधिनियम था 1968। ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 है। दोस्तों, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की जो धारा 22 है, सेक्शन 22 के तहत ही बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले नियम या रूल नंबर 1 क्या कहता है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के बारे में बताता है। साथ में आप नोट्स बनाते रहिए। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है इसका? CISF रूल्स 2001। नियम 2 तो कुछ परिभाषाओं के बारे में बताता है। परिभाषाएं, ये परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बंद गिरफ्तारी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा, खुली गिरफ्तारी। बंद गिरफ्तारी को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज अरेस्ट। इसको कहते हैं ओपन अरेस्ट। दोस्तों, बंद गिरफ्तारी क्या होती है? जब किसी भी बल सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है और उसको अगर क्वार्टर गार्ड के अंदर बंद किया जाता है संतरी की निगरानी में, तो उसको ऐसे एरो करके बना लीजिए, तो इसको हम बंद गिरफ्तारी कहते हैं, क्लोज अरेस्ट कहते हैं। क्लोज अरेस्ट में क्या किया जाता है? क्वार्टर गार्ड में रखा जाता है। ओपन अरेस्ट मतलब खुली गिरफ्तारी, इसमें आपको बैरिक में रहना पड़ता है। बस इतना सा ही अंतर है, ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए। बंद गिरफ्तारी में क्वार्टर गार्ड में रहना है, खुली गिरफ्तारी में बैरिक के अंदर। रूल नंबर 3, में बल के गठन के बारे में बताया गया है। बल का गठन, अभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि CSF की कितनी शाखाएं हैं। तो सभी को पता है CSF की 3 शाखाएं हैं, लिख लीजिए यहाँ पे। कार्यपालिका शाखा, नंबर 2 पे
अगली समन शाखा। तीसरी लिख लीजिए अनुसचवीय शाखा। आपको पता है अनुसचवीय मतलब मिनिस्ट्रियल। तो इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया। सेसर की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 4 में आपको बताया गया है कि बल की संरचना के बारे में। रूल नंबर 5 स्थानीय रैंक का प्रदान किया जाना इसमें बताया गया है। लिख लीजिए स्थानीय रैंक का प्रदान किया जाना। स्थानीय रैंक का प्रदान किया जाना, इसमें महानिदेशक जो होते हैं उनको पावर है कि कमांडेंट तक स्थानीय रैंक को प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद गृह मंत्रालय। उप निरीक्षक से ऊपर, सॉरी, उप महानिरीक्षक से ऊपर। उप महानिरीक्षक से जो ऊपर है उनको गृह मंत्रालय प्रदान करेगा स्थानीय रैंक। रूल नंबर 6, अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रूल नंबर 6 आपको यहाँ से सीक्वेंस वाइज चलेगा। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। डीजी महानिदेशक के कर्तव्य। अभी कंटिन्यू सारे स्टेप बाय स्टेप कर्तव्य भी हैं। तो 6 में डीजी का जैसे कर्तव्य हो गया, मैं आप सबको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस सब का तो आपको फुल फॉर्म पता ही है। उसके बाद 7 नंबर में आएगा महानिरीक्षक के कर्तव्य, आईजी के कर्तव्य, ऐसे लिख लीजिए सेक्टर आईजी के कर्तव्य। देखो डीजी के बाद आईजी आता है, फिर आईजी के बाद कौन आएगा? डीआईजी। तो डीआईजी के कर्तव्य। उसके बाद अभी ये कंटिन्यू सीक्वेंस में 9 नंबर रूल्स में, इसके बाद एमडी एवं जीएम के कर्तव्य। फिर नेक्स्ट है 10th में आपका आ जाएगा कमांडेंट के कर्तव्य। उसके बाद 11 कमांडेंट के बाद आएगा आपका डीसी, डिप्टी कमांडेंट। सीक्वेंस है सब, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट रूल नंबर 12, अभी डीसी तक हो गया था। इसके बाद एसी के कर्तव्य, इसको याद रखिएगा 12। नेक्स्ट आपका 13, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में आपको बताया गया है गिरफ्तारी के बारे में।
इसके बाद नेक्स्ट 14 गिरफ्तारी के बाद तलाशी के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए 15। इसमें बताया गया आपको कि तलाशी लेने के लिए बेहतर रैंक मतलब प्रिस्क्राइब्ड रैंक कौन सी होगी। तो आपको पता है प्रिस्क्राइब्ड रैंक हेड कांस्टेबल, ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 16 में आपको बताया गया है नियुक्तियों की शक्तियों के बारे में। लिख लीजिए नियुक्ति की शक्तियां। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स 17। इसमें आपको बताया गया है कि बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की क्या क्या शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं जो आप पूरी करोगे तब आप बल में नियुक्त हो सकते हो। तो लिख लीजिए बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें 18 में आपको बताया गया है किन किन दिशाओं में आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जाएंगे। तो मैं इसको कॉमा करके लिख दे रहा हूँ। सेम लाइन लिखनी है आपको बल में नियुक्ति के लिए, यहाँ पे लिखना है आपको निहरता है। किस किस अवस्था में आप पात्र नहीं होंगे 18 में बताया गया है। नेक्स्ट 19, इसमें आपको पदों के नाम के बारे में बताया गया है। पदों का नाम और उनका वर्गीकरण। पदों का नाम जैसे कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इस टाइप से, और इनका वर्गीकरण किया गया है और इनके वेतनमान के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे 19 तक आपको पूरा सीक्वेंस था। इसके आगे जो भी इम्पोर्टेंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने लायक हैं, पूछे जाने लायक हैं, केवल उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं तो ऐसे रूल्स काफ़ी हो जाएंगे और आपको याद रखने में भी दिक्कत होगी। तो जो मुख्य हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं, उनको ही हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद में 23 लिख लीजिए आप, रूल नंबर 23। इसमें प्रतिनियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? प्रतिनियुक्ति, जिसको हम इंग्लिश में डेपुटेशन कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डेपुटेशन कौन से रूल्स के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना 23। नेक्स्ट 24, इसमें आपकी प्रोन्नति के बारे में, प्रमोशंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाइए 25 में, इसमें आपकी परिवीक्षा के बारे में बताया गया है, मतलब कि आपके प्रोबेशन पीरियड के बारे में। प्रोबेशन पीरियड के बारे में पूछा जा सकता है कि किस नियम के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है 25।
इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपका प्रोबेशनर, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड में अयोग्य साबित हुए तो आपको 1 माह के वेतन या फिर 1 माह पहले आपको सूचित कर निकाला जा सकता है बिना इंक्वायरी के। इस चीज़ को ध्यान रखना है इसमें 25 में। नेक्स्ट आ जाइए 31 में। इसमें बताया गया है अनुशासन शासित करने वाले कुछ नियमों के बारे में। लिख लीजिए अनुशासन शासित करने वाले नियम। नेक्स्ट लिख लीजिए 32 में बताया गया है अनुशासनिक प्राधिकारियों के बारे में। अनुशासनिक प्राधिकारी के बारे में बताया गया 32 में। नेक्स्ट आता है आपका 33। इसमें आपको निलंबन से संबंधित ऐसी शॉर्ट में लिख लीजिए, निलंबन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 34। इसमें आपको दंड की प्रकृति के बारे में बताया गया, नेचर ऑफ पेनल्टीज। देखिए फ्रेंड, रूल नंबर 34 में आपको दंड की प्रकृति के बारे में बताया गया है, नेचर ऑफ पेनल्टीज। तो इसमें गंभीर दंड कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे सेवा से देखिए फ्रेंड्स 34 में आपको दंड की प्रकृति के बारे में बताया गया, नेचर ऑफ पेनल्टीज के बारे में। जैसे गंभीर दंड कौन कौन से होते हैं, तो इसमें बताया गया है डिसमिस फ्रॉम सर्विस। अगर आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है तो आप फिर कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई फॉर फ्यूचर हो जाते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए डिस्क्वालीफाई फॉर फ्यूचर। उसके बाद सेवा से हटाया जाना, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। फिर एक गंभीर सजा ये भी है कि रैंक का आपका घटा देना। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस रैंक में भर्ती हुए हैं उससे नीचे की रैंक आपको नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट उसके बाद छोटी सजाओं के बारे में इसमें बताया गया है। तो छोटी सजाओं में परिनिंदा, जिसको आप सेंसर बोलते हैं, यह आपकी प्रोन्नति रोकना, प्रमोशन रोकना, वेतन वृद्धि रोकना, या 7 दिन का वेतन कट करना, या फिर 3 वर्ष तक के वेतन में कमी जिससे पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। मतलब कि 3 वर्ष तक के वेतन में कमी की जा सकती है अगर आपके पेंशन में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, तो ये छोटी सज़ा में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 35। इसमें क्षुद्र सजाओं के बारे में, मतलब छोटी पेटी पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसमें 14 दिन तक कवायद गार्ड या फटीक या आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी, ये सब जितने भी हैं क्षुद्र सजाओं में आती हैं। अब इसमें एक नोट करके लिख लीजिए लागू किस पे होता है। ये लागू होता है ट्रेडमैन पे और कांस्टेबल्स से लेकर हेड कांस्टेबल तक, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका 36, रूल नंबर 36। इसमें आपको बड़ी सज़ा के लिए प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ऐसे लिख लीजिए बड़ी सज़ा अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया। जैसे दोस्तों आपने कोई ऐसा कृत्य कर दिया है जिससे आप बड़ी सज़ा के हकदार हैं या गंभीर दंड के हकदार हैं, तो आपके ऊपर किस प्रक्रिया के तहत आपको डील किया जाएगा। तो ये रूल नंबर 36 सुना होगा आपने। 36
के अंतर्गत किसी को डील किया जा रहा है। तो वो यही है कि बड़ी सज़ा आपको अगर लगाई जा रही है तो रूल नंबर 36 के तहत जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। आर्टिकल नंबर नियम नंबर 37, इसमें छोटी सजाएं अधिरोपित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जब भी किसी को 37 में डील किया जाता है तो उसे छोटी सजाएं मिलती हैं, जो कि छोटी सजाएं के बारे में अभी नियम नंबर 34 में बताया था। छोटी सजाएं में कौन कौन सी होंगी? परिनिंदा, प्रोन्नति में रोकना, वेतन वृद्धि रोकना या 7 दिन का वेतन कट, ये सब छोटी सजाएं में आएंगी। तो यहाँ लिख लीजिए छोटी सजा अधिरोपित करने की प्रक्रिया। करने की प्रक्रिया। इसी तरीके से रूल 38 में क्षुद्र सजाओं के बारे में जिक्र किया गया है। क्षुद्र सजा अधिरोपित करने की प्रक्रिया क्या क्या है, किस किस प्रक्रिया के माध्यम से आपको क्षुद्र सजाएं दी जा सकती हैं। क्षुद्र सजाओं में जैसे 14 दिन तक कवायद गार्ड या फटीक, कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी वगैरह, ये सब छोटी क्षुद्र सजाओं में आती हैं। तो लिख लीजिए क्षुद्र सजा अधिरोपित करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट आ जाइए 39 में, आपका इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 42, इसमें रैंक का घटाना। अगर किसी को बड़ी सज़ा मिलती है और उसका डिमोशन होता है, रैंक उसकी घटाई जाती है, तो वो रूल नंबर 42 के तहत। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर जिस भी पद पे आप भर्ती के समय आए हैं तो उससे कम रैंक में आपको डिमोशन नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है भर्ती के समय की रैंक के नीचे आपकी उन्नति नहीं होगी। ये आपको याद रख लेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट लिख लीजिए 43 में आपकी वेतन वृद्धि का रोका जाना, ये बताया गया है, वेतन वृद्धि का रोका जाना। ये 43 के तहत। 44 में आपको निलंबन के विरुद्ध अपील, मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया है तो उसके विरोध में वो अपील कर सकता है, ये बताया गया है 42 में। लिख लीजिए निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील। इसके बाद दंड के विरुद्ध अपील। अगर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दिया गया है तो उसके विरुद्ध वो अपील कर सकता है, ये 46 में बताया गया है। 44 में बताया गया है कि निलंबन के विरुद्ध, 46 में बताया गया है कि दंड के विरुद्ध अपील। नेक्स्ट आ जाइए 47 में आपको बताया गया है कि जो भी अपील है वो 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। लिख लीजिए इसमें 30 दिन के अंदर अपील। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपील कितने दिन के अंदर होनी चाहिए तो आपका आंसर होगा 30 दिन। अगर ये पूछ लिया जाए किस नियम के तहत ये चीज़ है तो आपको बताना पड़ेगा नियम 47। क्या क्वेश्चन पूछा ऐसा भी आ सकता है, क्या 30 दिन के बाद भी अपील की जा सकती है? तो हाँ, की जा सकती है, लेकिन उसका कारण उचित होना चाहिए। ठीक है, 30 दिन के बाद भी अपील की जा सकती है लेकिन उसका कारण उचित होना चाहिए। 30 दिन के बाद अपील,
यहाँ लिख लीजिए कारण उचित होने पर, कारण उचित होने पर। फ्रेंड्स, जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, उसमें आपको वीडियो फर्स्ट और 2 से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एक्ट एंड रूल से वो सारे मैं कवर करवाऊँगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे कि आगे जितने भी हमारे वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।